गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ 8th WTO ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो 8th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है WTO में जिनीवा में शुरू हो चुका है और इसको कमर्स सेक्रेटरी इंडिया के जो है वो लीड कर रहे हैं। इंडिया ने यहाँ पर अपनी ट्रेड पॉलिसी अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और रिफॉर्म एजेंडा के बारे में बात की है। और अभी WTO का ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म होता क्या है? बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी एक्सरसाइज होती है WTO के अंदर, जिसमें मेंबर्स जो है वो टाइम टू टाइम अब एक दूसरे की ट्रेड पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो, प्रिडिक्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आए मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम में। इंडिया ने अपनी रिजिलियंस दिखाई है इकोनॉमिकली डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशंस। उन्होंने कहा है कि हमने 8% एवरेज एनुअल GDP ग्रोथ रिकॉर्ड की है पिछले 5 साल में। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हमने $863 बिलियन के 2000 लास्ट ईयर जो है हमने रिपोर्ट किए हैं। इंडिया ने एक ब्रॉड रेंज ऑफ स्ट्रक्चरल और ट्रेड रिलेटेड रिफॉर्म्स भी किए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना और इंटीग्रेट करना खुद को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल कस्टम्स, ट्रेड फैसिलिटेशन, लॉजिस्टिक्स की मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ DPI, प्रमोशन ऑफ AI और अपने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की एक्सपेंशन करना। इसीलिए इंडिया ने अपनी सपोर्ट भी दिखाया है बैलेंस्ड और डेवलपमेंट ओरिएंटेड WTO रिफॉर्म्स को। अब अगर हम देखें तो WTO की जो TPR बॉडी है, उन्होंने इंडिया को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़ बोला है। अप्रिशिएट किया है कि इंडिया की लीडरशिप जो है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में। कमेंट किया है रिफॉर्म्स जो हमने DPI में किए हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में किए हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन में किए हैं। फिर ऐसी जो एक्टिव पार्टिसिपेंट ब्राज़ील था, उन्होंने इंडिया की GST को जो है वो एक तरह से सक्सेस बताया है। इंडिया के डिजिटल ट्रेड रिफॉर्म्स और एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को एक्सपैंड करने को उन्होंने जो है वो अच्छा कहा है। फिर ऐसे ही इंडिया की जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, उसे भी जो है अप्रिशिएट किया गया है। इंडिया के DPI को एक मॉडल कहा गया है बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। अब इंडिया और बाकी की जो है WTO मेंबर्स, वो एक कन्फ्लिक्ट पर हैं ओवर द 66 नेशन एग्रीमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कमर्स। ठीक है, इंडिया कहता है कि कोई भी प्लूरिलैटरल पैक्ट Annex 4 में अगर ऐड करना है, उसके लिए जो है WTO के सभी मेंबर्स की एग्रीमेंट चाहिए। Annex 4 में प्लूरिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आते हैं बेसिकली, और इसके दो एक्टिव पार्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट और रिवाइज्ड एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो डेडलॉक के बावजूद 66 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ ने एक डिक्लेरेशन इशू किया है और कहा है कि इंटरिम अरेंजमेंट होना चाहिए ऑपरेशनलाइज करने के लिए ई-कॉमर्स पैक्ट को। अब जो प्रोपोनेंट नेशंस हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि कोalition बेस्ड जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव जो हैं वो नेसेसरी हैं ताकि कोई टोटल पैरालिसिस ना हो न्यू ट्रेड एज में ट्रेड रूल्स का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं NSE's अहिंसा इंडेक्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उन्होंने निफ्टी का 500 अहिंसा इंडेक्स जुलाई 10 को लॉन्च किया है। इंडिया का पहला थीमेटिक इंडेक्स है जिसका फोकस एक्सक्लूसिवली एनिमल क्रुएलिटी फ्री कंपनीज़ के ऊपर है। NSE जो है इंडिया का प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज है, कोर पिलर है कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम का। 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1994 से चल रहा है ये। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। ये एक रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज है जो फुली ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड है अंडर सेबी, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये कई जो है वो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरर्स उनके अंडर ऑपरेट होता है और ये ऑफ कोर्स ओन होता है उनसे, उनके द्वारा ऑपरेट होता है ये सेबी के एक्ट के अंदर, सेबी के द्वारा। अब इसमें की शेयर होल्डर्स अगर हम देखें तो मेजर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे LIC, SBI, ICICI, GIC, और इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। सेबी रेगुलेट करता है NSE को कई जो है वो लॉज के अंडर। अब अहिंसा इंडेक्स क्या है? ये टॉप 500 NSE कंपनीज़ का इंडेक्स है जिनके बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा से अलाइंड है। मतलब एक तरह से इन्वेस्टर्स को ऐसा वो दिया जाता है वे कि वो ऐसी कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट कर पाएँ जो एनिमल्स को हार्म करने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। इसको NSE इंडाइसिस और अहिंसा अगेन फाउंडेशन ने मिलकर बनाया है और अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट फ्रेमवर्क को जो है ये इवेल्युएट करती है। ठीक है, अब इस इंडेक्स में लीडिंग कंपनीज़ जो हैं IT सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर सेक्टर्स की जो है वो इंक्लूडेड है। इसके ही कंपैरिजन में
BSE का सात्विक 100 इंडेक्स भी जो है वो पहले लॉन्च किया गया था। उसका थोड़ा ब्रॉडर मैंडेट था, मतलब कि उसमें एनिमल क्रूएलिटी, एडिक्टिव और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स या हार्मफुल या वायलेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व नहीं है उन सबको जो है रखा गया था। स्क्रीनिंग कंपनीज़ को इंडिजिनस फिलोसफिकल लेंसेज के थ्रू जो है वो गुजरना पड़ता है, और कोई ग्लोबल ESG फ्रेमवर्क्स की बजाय इंडिजिनस फिलोसफिकल लेंसेज के बेसिस पर उन्हें स्क्रीन किया जा रहा है। तो एक तरह से बेंचमार्क है ये एसेट मैनेजर्स के लिए। एक ब्रॉडर ट्रेंड है जहाँ पर यंगर जनरेशन जो है वो और जो वैल्यू कॉन्शियस इन्वेस्टर्स हैं वो कैपिटल मार्केट में एंटर करते हैं, तो उनके पास ये उनके लिए इंडेक्स जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PMESSV स्कीम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस ने PMESSV स्कीम के बारे में बताया है पार्लियामेंट को। ये स्कीम जो है अपलिफ्ट करना चाहती है स्टूडेंट्स फ्रॉम OBC, EBC, DNT कम्युनिटीज़ के, उनको एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में देना चाहती है। इसमें जो है स्टूडेंट्स जो OBC, EBC या DNT स्टूडेंट्स हैं, उनकी फैमिली इनकम अप टू 2.5 लाख रुपीज़ पर एनम है, वो एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। इसमें 4 मेजर स्कॉलरशिप कंपोनेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन वत्सल्य स्कीम। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिशन वत्सल्य स्कीम के बारे में बताया है पार्लियामेंट को, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को सपोर्ट करने के लिए। और इसमें इंश्योर किया जाता है कि केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन हो चिल्ड्रन की जो कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में है, खासकर मिसिंग और वल्नरेबल चिल्ड्रन। ये प्रमोट करता है फैमिली और कम्युनिटी बेस्ड केयर। ये स्कीम प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे इंप्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीथेन। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू स्टडी है नेचर फूड द्वारा, उसमें देखा गया है कि इंडिया के जो राइस फील्ड्स हैं इस टाइम पर वर्ल्ड के टॉप मीथेन हॉटस्पॉट्स हैं। तो मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का। पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर अबाउट 30% ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर राइज। और ये प्राइमरी कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का और एक बाई प्रोडक्ट होता है फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन का। ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये ट्रैप करने के लिए हीट को ओवर 20 ईयर पीरियड दैन कार्बन डाइऑक्साइड। कलरलेस, ओडरलेस और हाईली फ्लेमेबल गैस होती है ये ट्रैप करती है फार मोर हीट इन द नियर टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समुद्र प्रदक्षिणा। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री ने समुद्र प्रदक्षिणा को फ्लैग किया है, जो कि ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन है। इसमें ऑफिसर्स जो हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से एक सिंगल मिशन पर आ रहे हैं, और ये और जितने भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज क्राइटेरिया हैं सर्कम नेविगेशन के उन्हें फुलफिल करेंगे। अब इसमें जो है जब वो फॉर्मिडेबल ड्रेक पैसेज को जो है और केप हॉर्न को उन्होंने जो है वो जब क्लियर किया, तो उनको क्रू मेंबरशिप को प्रेस्टिजियस फ्रेटर्निटी ऑफ केप हॉर्नर्स का जो है वो उपाधि मिली है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्ला पट बॉक्साइट ब्लॉक। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई इंडिया के बिगेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो है वो ओडिशा के कार्लापट बॉक्साइट ब्लॉक को जो है वो बिड करना चाहते हैं। ये एक ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ग्रीन फील्ड माइनिंग ब्लॉक है, क्लासिफाइड है अंडर प्रूव्ड एंड पॉसिबल रिसोर्स कैटेगरीज में। इंडिया के जो भी मेजर बॉक्साइट रिसोर्सेज हैं वो ईस्ट कोस्ट डिपॉजिट्स ऑफ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं। उड़ीसा में लगभग 41% इंडिया के बॉक्साइट रिजर्व्स हैं। और बॉक्साइट ऐसा अकेला कमर्शियल ओर होता है जो कि एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन में काम आता है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India's 8th WTO trade policy review. This topic is important for economy section. Recently, India's 8th trade policy review commenced at the World Trade Organization in Geneva, and it was led by Commerce Secretary of India. And India therefore presented its trade policy achievements, economic performance, and reform agenda here. So what is this trade policy review mechanism? It's a transparency exercise under WTO which enables members to periodically examine each other's trade policies and practices. The objective is to improve transparency, predictability and accountability in the multilateral trading system. So India highlighted its resilience despite geopolitical tensions, and it said that we have recorded almost 8% average annual GDP growth in the last 5 years. We have achieved record exports of $863 billion last year. India showcased a broad range of structural and trade-related reforms.
For example, we have strengthened domestic manufacturing while integrating with global value chains. We have initiated regulatory simplification and ease of doing business, digital customs, logistics modernization, expansion of DPI, promotion of AI, expansion of regional trade agreements. India reiterated its support for balanced, development oriented WTO reforms, and WTO's TPR body recognized India as one of the fastest growing major economies in the world, appreciated India's leadership in digitally delivered services exports, commended reforms on DPI, financial inclusion and trade facilitation. An active participant, Brazil, uh, highlighted the success of India's GST, India's digital trade reforms, India's DFTP scheme for least developed countries, India's DPI as a model for other developing countries. But the key area of conflict is the agreement on electronic commerce. India is maintaining that adding any new plurilateral pact to Annex 4 requires the agreement of all WTO members under the Marrakesh Agreement. So, following the deadlock, 66 participating countries issued a declaration establishing an interim arrangement to operationalize the e-commerce pact. Proponent nations argue that the coalition-based joint statement initiatives are necessary to prevent total paralysis of new age trade rules when complete consensus is missing. Okay. So the next topic is NSE's Ahimsa Index. This topic is important for economy section. So NSE has launched the Nifty 500 Ahimsa Index on July 10th. This is India's first thematic index focused exclusively on animal cruelty-free companies. So NSE is India's premier stock exchange and a core pillar of the country's financial system. So it was established in 1992 and operational from 1994. It is headquartered in Mumbai. It's a regulated stock exchange officially recognized under the Securities Contracts Regulation Act of 1956. It is owned by major financial institutions, banks, and insurers, and operates under the regulatory oversight of the SEBI. So the key shareholders include major public institutions like LICs, SBI, ICICI Bank, and GIC. It is run by a board of directors. So SEBI regulates the NSE under multiple laws. So, what is Ahimsa Index? It tracks top 500 NSE companies whose business practices align with the principle of Ahimsa. So it gives investors a way to invest specifically in companies which avoid activities harming animals. This index was developed jointly by NSE Indices and the Ahimsa Again Foundation. The companies are evaluated using the Ahimsa Investment Movement Framework. So, this index includes leading companies from IT services, automobile, real estate, and healthcare sectors. So, in comparison with BSC Satwik Index. BSC Satwik Index was launched much earlier and it has a broader mandate. It screens against animal cruelty, addictive or toxic products, generally harmful or violent business activities. So basically, these indexes are screening companies through indigenous philosophical lenses rather than relying on global ESG frameworks. So these are going to serve as a benchmark for asset managers, and this is reflecting a broader trend of younger, value-conscious investors entering into capital markets. So the next topic is PM SSV scheme. This topic is important for your social issues. Minister of State for Social Justice has informed the Lok Sabha about the PM SSV scheme, which is aimed to uplift students from the OBC, EBC, and DNT communities by providing them with access to quality education during their formative years. And students from these communities with family income of up to 2.5 lakh rupees per annum are eligible for the scheme under four major scholarship components. So the next topic is Mission Vatsalya scheme. This topic is important for your social issues. Minister of State for Women and Child Development has informed the Lok Sabha about the Mission Vatsalya scheme, which is a centrally sponsored scheme to support children in need of care and protection and children in conflict with law, so as to ensure care, protection, and rehabilitation and reintegration of children in difficult circumstances, including the missing and vulnerable children. It promotes family and community-based care. It provides institutional and non-institutional care. And Ministry of Women and Child Development is the nodal ministry for the same. So the next topic is methane. This topic is important for your environment section. So a new study in Nature Food has found that India's rice fields now rank among the world's top methane hotspots. It's a hydrocarbon which is a primary component of natural gas. So it's a potent greenhouse gas responsible for about 30% of the global temperature rise since the Industrial Revolution. It is the primary component of natural gas and a byproduct of fossil fuel exploration. It is more efficient at trapping heat of over a 20-year period than carbon dioxide.
So, methane is a colorless, odorless, and highly flammable gas, also known as marsh gas. It traps far more heat in the near term, making it a key driver of short-term climate change. So the next topic is Samudra Pradakshina. This topic is important for your security section. So Raksha Mantri flagged in Samudra Pradakshina, the first ever tri-service all-women circumnavigation sailing expedition. And this expedition brought together officers from the Army, Navy, and Air Force on a single mission. The expedition successfully fulfilled all internationally recognized criteria for a circumnavigation by crossing all meridians, crossing the equator twice, crossing the international dateline, rounding the three Great Capes. So, the successful passage through the formidable Drake Passage and the grounding of Cape Horn earned the crew membership of the prestigious fraternity of Cape Horners. So the next topic is Karlaput bauxite block. This topic is important for your economy section, also your environment section. So some of India's biggest industrial groups are eyeing Odisha's Karlaput bauxite block, and it's a bauxite block in Odisha's Kalahandi district. It's a field mining block. So this deposit is classified under proved and possible resource categories. So India's major bauxite resources are concentrated in the east coast deposits of Odisha and Andhra Pradesh. Odisha accounts for about 41% of India's bauxite resources. So why bauxite is important? Because it's the only commercial ore used to produce aluminium. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.